अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 बायोलॉजी की सब फील्ड को देखेंगे। इसमें सब फील्ड कौन कौन सी है, वर्ड कहाँ से निकला है, उनकी डेफिनेशन क्या है और बायोलॉजिस्ट इनको इन पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहली मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड मॉर्फ से निकला है। मॉर्फ मीन शेप एंड लोगोस मीन स्टडी। इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के फॉर्म को, स्ट्रक्चर को, शेप को देखते हैं। उसका कलर कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, उसकी शेप कैसी है, मीन्स उसके आउटवर्ड अपीयरेंस को देखा जाता है। जैसा कि ये एक मार्कर है, इसकी आउटवर्ड अपीयरेंस क्या है, इसका कलर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी कैप कैसी है, ये सारा कुछ हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। जैसे कि इंटरनल ऑर्गन स्टमक, उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है, तो उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस क्या है, उसका कलर क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी ग्रीक वर्ड एना एंड टॉम से निकला है। एना मीन्स अप एंड टॉम मीन्स कटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन को डायसेक्ट करके देखते हैं, उसमें कौन कौन सी वेसल्स प्रेजेंट है, लेयरिंग कैसी हुई है, उसका इंटरनल ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा कुछ हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करके देखते हैं, वजाहत करके देखते हैं, और जब हम उनको डायसेक्ट करते हैं तो इससे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें डिजीज डायग्नोस हो जाती है, और उसके अलावा डिजीज के साथ साथ क्या करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस डेवलपमेंट इजीली कर सकते हैं, और इसके अलावा इससे लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा कुछ हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फील्ड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एंशिएंट ग्रीक वर्ड फोर्सेस से निकला है। फोर्सेस मीन्स नेचर, ओरिजिन, फंक्शन एंड लोगोस मीन्स स्टडी। ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को स्टडी करते हैं, वो फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसा कि स्टमक है तो वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, और हार्ट ऑर्गन है तो वो क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करके वाइटल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड हिस्टोस से निकला है। हिस्टोस मीन्स टिश्यू एंड लोगोस मीन्स स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड माइक्रोस्कोपिक क्यों यूज हुआ है, क्योंकि बाकी में हम क्या करते हैं, आउटवर्ड अपीयरेंस को देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन को देखते हैं, तो ये नेक्ड आई से देखा जा सकता है। लेकिन टिश्यू में हम क्या करते हैं, टिश्यू ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इस वजह से यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक वर्ड यूज हुआ है। अब टिश्यू टिश्यू होता क्या है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन। एक ग्रुप है सिमिलर सेल्स का जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है, टिश्यू है। अब इसकी डिटेल हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। अब टिश्यू को जब एग्जामिन किया जाता है तो उससे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, उससे डिजीज डायग्नोस हो जाती है, और इसके अलावा वो ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये इजीली देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ सबफील्ड है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ग्रीक वर्ड काइटोस से निकला है। काइटोस मीन्स होलो वेसल्स या कंटेनर एंड लोगोस मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ सेल का साइटोलॉजी। अब सेल बेसिकली होता है एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, जहां से लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। अब यहाँ पे वर्ड कंटेनर या होलो वेसल्स का क्या मतलब है। कंटेनर का पर्पस क्या होता है, उसमें चीजों को स्टोर किया जाता है, महफूज कर लिया जाता है। इसी तरह सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिस, ग्रेन्यूल्स, प्लाज्मा, ये सारा कुछ मिलके क्या बनाता है, सेल का स्ट्रक्चर बनाता है। इस वजह से यहाँ पे कंटेनर का वर्ड यूज हुआ है। अब इसमें साइटोलॉजिस्ट जो है वो क्या काम करते हैं, साइटोलॉजिस्ट इसमें क्या काम करते हैं, एक तो ये कि सेल के स्ट्रक्चर को, उसकी ऑर्गेनेलिस को अनरिवील किया जाता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसके अलावा उसका मैकेनिज्म क्या है, वो सेल डिवीजन किस तरह करता है, उसमें कौन कौन सी सेल डिवीजन है, माइटोसिस है, मियोसिस है, कौन कौन सी सेल डिवीजन है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बुक की साइड पे दी हुई है कि क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर
30 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं और हर सेल का यूनिक स्ट्रक्चर होता है। 30 ट्रिलियन सेल के एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 ट्रिलियन सेल्स किसके इक्वल होता है? 30 लाख करोड़ के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास 6 सब फील्ड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या चीजें देखते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उनको स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसमें हम लाइफ प्रोसेस को स्टडी करते हैं और इसके अलावा उसमें कौन कौन सी ड्रग्स डेवलप होंगी उनको स्टडी किया जाता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? जैसे कि क्लोनिंग। अब क्लोनिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आइडेंटिकल ट्विन साइंटिस्ट जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है। ये हम किस में देखते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अब इसकी डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर बायो। नेक्स्ट बायो की बुक में बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर आएगा, उसमें हम ये सारा कुछ देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, लिपिड्स क्या है और न्यूक्लिक एसिड क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी ग्रीक वर्ड एम्ब्रियन से निकला है। एम्ब्रियन मीन्स द अनबॉर्न एंड लोगोस मीन्स स्टडी। इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? कि अनबॉर्न फीटस की। फ्रॉम zygote to unborn fetus, the study of process of development of organism from fertilized egg। एक fertilized egg से unborn fetus तक स्टडी किया जाता है। उसके डेवलपमेंट को देखा जाता है, उसके टिश्यूज को देखा जाता है, उसके ऑर्गन्स को देखा जाता है, उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, उसकी स्टडी की जाती है और उसके लिहाज से फिर मेडिकल ट्रीटमेंट डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एंशिएंट ग्रीक वर्ड जेनेटिकोस से निकला है। जेनेटिकोस मीन्स जनरेशन या ओरिजिन, द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वालदैन से बच्चों में किस तरह से करेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। अब इसमें साइंटिस्ट क्या वर्क करते हैं? अब उसमें देखा जाता है कि कौन कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और उसके लिहाज से फिर प्लांट्स या एनिमल्स की वैरायटी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। जैसा कि चिकन जो है वो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। अब उसकी वैरायटी जो है वो क्या है? अच्छी है। नेक्स्ट हमारे पास पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी लैटिन वर्ड पेलियोस से निकला है। पेलियोस मीन्स एंशिएंट, ऑन्टोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजी। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजी। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बाकियात जो है वो जमीन में दफन हो जाते हैं हजारों साल पहले और उनके जो है वो एविडेंस मिलते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिलती है रॉक्स पे, उनको क्या कहा जाता है? फॉसिल्स कहा जाता है। जैसा कि सियानोबैक्टीरिया। अब ये जो है कंसीडर किया जाता है कि सियानोबैक्टीरिया भी फॉसिल है, वो 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल है और ट्रू प्रोकैरियोट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत अहम रोल अदा करता है और ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब इसमें साइंटिस्ट जो है वो क्या वर्क करते हैं? साइंटिस्ट जो है वो ये पता लगाते हैं कि ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। फॉर एग्जांपल डायनासोर। डायनासोर फॉसिल से ये एविडेंस निकला है कि जो जेंट रेप्टाइल्स हैं वो डायनासोर से एवोल्यूट हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड टेक्सिस से निकला है। टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नेमिंग एंड नोमोस मीन्स लॉ। इसमें हम ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटी को, डिफरेंसेस को देख के उनको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उनकी सिमिलैरिटीज डिफरेंस को देख के क्लासिफिकेशन की जाती है। इससे क्या हेल्प होती है? एक तो ये कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है और इसके अलावा न्यू स्पीशीज इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है और उनका कहाँ रखना चाहिए ये इजीली पता चल जाता है। स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशन और उन स्पीशीज की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है और उनका पीछे वाली ऑर्गेनिज्म के साथ, एवोल्यूशन के साथ क्या ताल्लुक है, ये इसमें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजी। इकोलॉजी ग्रीक वर्ड ओइकोस से निकला है। ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड एंड लोगोस मीन्स स्टडी। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसमें हम ऑर्गेनिज्म का उसके माहौल के साथ इंटरेक्शन देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, जिसको इकोलॉजी कहा जाता है। इससे हमें क्या हेल्प होती है? एक तो ये बायोडाइवर्सिटी इजीली कंजर्व हो जाती है और उसके अलावा
कौन कौन सी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है ये देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फूड चेन, ये इकोलॉजी की एग्जाम्पल है। जैसा कि इसमें फूड चेन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं ये देखा जाता है। जैसे कि ग्रास, अब ग्रास ऊपर अपने फूड के लिए, अपनी एनर्जी के लिए ग्रास पे डिपेंडेंट है। और बर्ड किस पे डिपेंडेंट है? ग्रास ऊपर पे। स्नेक किस पे डिपेंडेंट है? बर्ड पे। और आउल किस पे डिपेंडेंट है? स्नेक पे। ये एक फूड चेन की एग्जाम्पल है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, किसके लिए? फूड के लिए, एनर्जी के लिए। और ये रिलेशनशिप है उसका किसके साथ? ऑर्गेनिज्म के साथ और उसके माहौल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी में हम ओशन के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है उसको स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन। इसमें हम मेरीन बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, उससे न्यू स्पीशीज डिस्कवर करते हैं और इसके अलावा उसमें कौन कौन से मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज आ रहे हैं उनको डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ्स। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोरल है क्या। कोरल एक तरह के एनिमल है जो सी बेड्स के अंदर प्रेजेंट होता है और कछुए की तरह का दिखता है। अब ये जो है, ये कुछ जो है वो मूवमेंट शो करते हैं और कुछ स्टक्ड रहते हैं, एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं और वहीं पे ही अपना सारा लाइफ स्टाइल जो है वो गुजार देते हैं। अब इनकी जो स्किन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है, हार्ड स्किन होती है और इसको कहा जाता है पोलाइट्स। अब जब कोरल जो है वो उनकी डेथ हो जाती है और कोरल डेपोजिशन हो जाती है तो उससे क्या बनते हैं? कोरल रीफ्स बनते हैं। और कोरल रीफ का काम क्या होता है? इनका फंक्शन क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जो वहां पे फिशेज वगैरह रह रही होती हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं और ऑक्सीजन इनटेक करती हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे मेरीन का जो इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, वो क्या रहता है? वो बैलेंस रहता है, उसका लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का लेवल बैलेंस रहता है और इससे फिशेज को कोई नुकसान नहीं होता। ये जो है ये कोरल रीफ का फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो पैथोलॉजी। पैथोलॉजी ग्रीक वर्ड पैथोस से निकला है। पैथोस मीन्स सफरिंग या पैथोजन, लोगोस मीन्स स्टडी। इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ डिजीजेस, इफेक्ट्स एंड काजेस ड्यू टू पैथोजन। जो पैथोजन से डिजीज काज हो रही है उनको स्टडी किया जाता है, उनके इफेक्ट्स को देखा जाता है और वो किस, उनके काजेस क्या है उनको देखा जाता है। और उसके अलावा इसमें हम डिजीज को किस तरह से डायग्नोज करते हैं, उनकी प्रिवेंशन क्या है और उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए, ये सब कुछ हम किस में देखते हैं? पैथोलॉजी में। पैथोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं कि जो पैथोजन से डिजीज काज हुई है और उनकी जो सेल डिवीजन हो रही है या सेल जो है वो किस तरह से स्प्रेड हो रहे हैं, जैसे कि कैंसरियस सेल, कैंसर सेल जो है वो किस तरह से स्प्रेड हो रहे हैं, उनको, उनकी डिवीजन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको कैसे रोका जाए, ये सब कुछ हम किस में देखते हैं? पैथोलॉजी में। और पैथोलॉजी इन सब पे काम करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी लैटिन वर्ड इम्यूनिटीज से निकला है। इम्यूनिटीज मीन एग्जम्प, एग्जम्प मीन ऑब्लिगेशन। अब इसमें हम द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज। कौन कौन से इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स है और वो किस तरह से डिजीज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं उनको स्टडी किया जाता है। और उसके अलावा इसमें हम जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं वो क्या वर्क करते हैं? एक तो ये कि वो यहाँ पे डिजीज देख के उसकी वैक्सीन तैयार करते हैं और उसके अलावा जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसको ट्रीट किया जाता है और उससे इम्यून रिस्पॉन्सेस को बेहतर बनाया जाता है। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज हमारी बॉडी जो है वो, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो गार्ड की तरह एक्ट करता है किसके अगेंस्ट? वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट। कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें हमारी अपनी ही बॉडी, हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम किसके ऊपर अटैक कर देता है? हमारी अपनी ही बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है। उसको क्या कहा जाता है? ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ग्रीक वर्ड फार्माकोन से निकला है। फार्माकोन्स मीन्स ड्रग एंड लोगोस मीन्स स्टडी, द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी। हमारी बॉडी के ऊपर ड्रग्स का क्या असरात है और वो किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, असर कर रहे हैं, वो हम किस में देखते हैं? फार्माकोलॉजी में। इससे क्या हेल्प होती है कि न्यू ड्रग्स किस तरह से बननी चाहिए डिजीज को डायग्नोज करके, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं
कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए जो टैबलेट्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स। तो आज हमने सब फील्ड्स को डिस्कस किया, मॉर्फोलॉजी से लेके फार्माकोलॉजी तक। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।